साथियों, आपका स्वागत है सी टेट की क्लास बाल मनोविज्ञान में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जिस पर हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की। आज हम बुद्धि परीक्षण के बारे में आपको जानकारी देते हैं साथियों, यानी कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि परीक्षण। साथियों, यही है साथियों, मारकर नहीं चल पा रहा है, बार बार लॉकडाउन की वजह से बड़ी समस्या हो रही है। कोई बात नहीं है, फिर भी चल रहे हैं, फीका हो गया शुरू नहीं। चलिए देखते हैं कितना चल पा रहा है। साथियों, बात कर रहे हैं हम टॉपिक की बुद्धि परीक्षण की। साथियों, आज हम बुद्धि परीक्षण के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, बुद्धि परीक्षण को हम दो भागों में पहले बांट लेते हैं, एक व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा सामूहिक परीक्षण। साथियों, ठीक है साथियों, यहां पर इसको हम दो भागों में बांटेंगे। व्यक्तिगत प्रशिक्षण और दूसरा साथियों सामूहिक प्रशिक्षण। दूसरा हो गया साथियों हमारा सामूहिक प्रशिक्षण। साथियों, सामूहिक परीक्षण, यहां आपको यह चीज स्पष्ट हो गई होगी कि बुद्धि परीक्षण को हमने दो भागों में ले लिया है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सामूहिक प्रशिक्षण। अब बात करते हैं सबसे प्रथम में हम व्यक्तिगत प्रशिक्षण की। साथियों, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण, ये नाम से ही आपको दिख रहा है कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण क्या होता है। साथियों, ये बुद्धि परीक्षण करने के लिए हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत प्रशिक्षण, यहां आप नाम से ही जान पा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण क्या है। ऐसा प्रशिक्षण जो सिंगल पर्सन पर किए जाते हैं, ऐसे प्रशिक्षण जो सिंगल पर्सन पर साथियों किए जाते हैं, यानी कि अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि केवल एक व्यक्ति के साथ किया जाता है। जो प्रशिक्षण एक व्यक्ति के साथ साथियों किया जाता है वह व्यक्तिगत प्रशिक्षण कहलाता है। साथियों, जैसे कि आपने कक्षा में एक बच्चे को ले लिया, उससे आपने कुछ पूछा, पेन दिखाया, साथियों ये क्या है, पेन है। कुर्सी दिखाई, ये क्या है, बच्चे से पूछा, कलर दिखाया, बेटा ये कैसा कलर है, उन्होंने कहा कि व्हाइट है। ये आप क्या कर रहे हैं, एक बच्चे से संवाद स्थापित कर रहे हैं। साथियों, जब आप एक बच्चे से संवाद स्थापित कर रहे हैं तो आप यहां ये जान लीजिए, यहां पर आप व्यक्तिगत प्रशिक्षण कर रहे हैं, यानी कि एक बच्चे के साथ, सिंगल पर्सन के साथ जो आप परीक्षण कर रहे हैं वही आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण हो जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षण ये हो जाएगा। आप ये आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। एक बार और दोहरा देता हूं आपके लिए। व्यक्तिगत प्रशिक्षण ऐसा प्रशिक्षण होता है जो सिंगल पर्सन पर किया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति के साथ किया जाता है। यानी कि जब आप कक्षा में एक बच्चे के साथ कोई परीक्षण करते हैं तो वह व्यक्तिगत प्रशिक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको साथियों बता दूं मैं, जैसे आप बच्चे से पूछते हैं कि ये क्या है, ये पेन है, ये क्या रखी है, ये कुर्सी है, यानी कि एक बच्चे से आप संवाद स्थापित कर रहे हैं तो वह आपका व्यक्तिगत प्रशिक्षण हो जाता है। साथियों, और यहां मैं आपको बात बता दूं साथियों, एल्फ्रेड बिने जो बुद्धि परीक्षण के जनक थे वो थे एल्फ्रेड बिने। ये आप बिल्कुल याद कर ले साथियों कि एल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण के जनक थे। साथियों, अब मैं और विस्तार से इसके बारे में आपको बताता हूं। किसके बारे में? एल्फ्रेड बिने जो बुद्धि परीक्षण के जनक थे वो कौन थे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मामला शॉर्ट में ले जाऊंगा साथियों, ठीक है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं नहीं चाहूंगा वो भी थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दूं साथियों, ताकि आपको कंटेस्ट हो जाए। साथियों, अब बात करते हैं कि एल्फ्रेड बिने कौन थे। एल्फ्रेड बिने, फ्रांस की सरकार ने एल्फ्रेड बिने को अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन टीम में शामिल कर लिया था और उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप पता लगाइए जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पा रहे हैं या जो विद्यालय में पढ़ाई में अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों का आप पता करें कि वो क्यों नहीं कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का उद्देश्य है साथियों, शॉर्ट में सारांश में मैं आपको बता दूं एल्फ्रेड बिने के बारे में। एल्फ्रेड बिने जो बुद्धि परीक्षण के जनक थे
ये फ्रांस की सरकार ने इनको अपनी एजुकेशन टीम में शामिल किया था और उनसे निवेदन किया था कि आप यह पता लगाइए जो बच्चे हैं वे पढ़ाई में अच्छे क्यों नहीं हो पा रहे हैं और जो विद्यालय में हैं उनमें पढ़ाई से अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है। अतः आप यह भी बात करें कि विद्यालय में उन बच्चों के सीखने में असमर्थ क्यों है। इन सभी बातों को जानने के लिए अल्फ्रेड बिने ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण साथियों किया था। ये मैंने सारांश में आपको बता दिया कि अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे और वो जब उन्होंने व्यक्तिगत प्रशिक्षण किया था, इसका मेन उद्देश्य व्यक्तिगत प्रशिक्षण का यही था कि जब वो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इनका पता जानने के लिए अल्फ्रेड बिने ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण साथियों किया था। ठीक है ना। अल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों ने मिलकर भी अनेक बुद्धि परीक्षण बनाए हैं। यहां मैं बता दूं व्यक्तिगत प्रशिक्षण किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने। और यहां बता दें यदि अल्फ्रेड बिने साइमन आप भी आ जाता है, ये भी एक ही चीज है क्योंकि अल्फ्रेड बिने साइमन दोनों ने मिलकर एक बुद्धि परीक्षण किए थे और बिने साइमन का ही विद्यार्थी था। ठीक है, बिने का ही विद्यार्थी था अल्फ्रेड बिने। ठीक है साथियों, अब मैं आपको यहां बात बता दूं, बुद्धि परीक्षण की आप बात समझ गए होंगे। एग्जाम्पल पर मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर आपको बताता हूं। जैसे कि आप बच्चे से पूछेंगे पेन दिखाकर, बेटा यह क्या है, वो कहेगा पेन है। और ये प्रशिक्षण जो होता है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर, ये आप यहां महत्वपूर्ण जान लें कि व्यक्तिगत प्रशिक्षण जो अल्फ्रेड बिने ने किया था 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को के साथ किया था। और उनको कलर कुर्सी कैसी होती है ये सब बातें आप बच्चे से जब संवाद स्थापित करेंगे तो हमारा वो व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अंतर्गत साथियों आ जाएगा साथियों। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम साथियों सामूहिक प्रशिक्षण। आशा करता हूं व्यक्तिगत प्रशिक्षण आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बात कर रहा हूं साथियों सामूहिक प्रशिक्षण की कि सामूहिक प्रशिक्षण क्या है साथियों। एक मिनट चल देते हैं थोड़ा साथियों। साथियों अब बात कर रहे हैं हम सामूहिक प्रशिक्षण की कि सामूहिक प्रशिक्षण क्या होता है साथियों। ऐसा प्रशिक्षण जो ग्रुप में किया जाता है, अर्थात ग्रुप में बुद्धि परीक्षण जो किया जाता है वही आपका सामूहिक प्रशिक्षण है। समझ गए होंगे, नाम से ही स्पष्ट है साथियों। बुद्धि परीक्षण में ज्यादा दिक्कत में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत प्रशिक्षण नाम से, ये भी नाम से आप जान पा रहे हैं, और सामूहिक प्रशिक्षण ये भी आप नाम से जान पा रहे हैं। व्यक्तिगत प्रशिक्षण सिंगल पर्सन पर, सामूहिक प्रशिक्षण समूह में ग्रुप में किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं दोनों व्यक्तिगत प्रशिक्षण सिंगल पर्सन पर लिख लेंगे आप इसको यहां शॉर्ट में। साथियों ये मैंने नोट कर दिया है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण सिंगल पर्सन पर होता है और सामूहिक प्रशिक्षण ग्रुप में होता है। ये देखिए नहीं चल रहा है हमारे साथियों, लॉकडाउन में ना पेन मिल रहा है ना स्याही मिल रही है, बड़ी समस्या हो रही है, फिर भी व्यवस्था करके क्लास आपको दे रहे हैं साथियों। आशा करता हूं कि आप समस्याएं समझ रहे होंगे। चलिए परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल करता हूं साथियों, थोड़ा बारीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। ठीक साथियों, व्यक्तिगत प्रशिक्षण सिंगल पर्सन पर किया जाता है और सामूहिक प्रशिक्षण ग्रुप में किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है साथियों, क्योंकि साइन लॉकडाउन के चलते ना साइन मिल रही है ना मार्कर मिल पा रहा है। व्यवस्था में आज लगे थे लेकिन नहीं व्यवस्था हो पाई है, इसलिए परमानेंट मार्कर से काम कर रहा हूं। जो बारीक है एडजस्ट कर लेना साथियों। आशा करता हूं कि आप लिखने पर ध्यान ना देकर मेरी ध्वनि पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब समस्या है मार्कर की तो आप ध्वनि के द्वारा ही कंठस्थ करें साथियों। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा हर टॉपिक आपका, चिंता मत करिए साथियों। सामूहिक प्रशिक्षण में ग्रुप में किया जाता है, ये आप चीज जान गए होंगे साथियों। अब बात करते हैं सामूहिक प्रशिक्षण है क्या। ये चीज तो आपको साथियों मालूम हो गई है कि सामूहिक प्रशिक्षण ग्रुप में किया जाता है। अब ये सामूहिक प्रशिक्षण कहां से आया, सामूहिक परीक्षण कहां से आया, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या कारण थे, उस पर मैं प्रकाश डालता हूं साथियों थोड़ा सा। साथियों जो सामूहिक
परीक्षण है, इसके जो जनक थे टर्मन ओटिस थे। ये आप जान ले। व्यक्तिगत प्रशिक्षण के जनक कौन कौन थे? एल्फ्रेड बिने। और सामूहिक परीक्षण ग्रुप के जो उन्होंने ये परीक्षण किया था, इसके कौन है जनक? टर्मन ओटिस। ये आप दोनों चीज जान ले साथियों। अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए साथियों, इस प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पड़ी थी, क्योंकि यहां मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा साथियों। इस प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान पड़ी थी, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जवानों की कमी पड़ गई थी, और जब जवानों की जब कमी हो गई थी तब इस प्रशिक्षण को करने की आवश्यकता पड़ गई थी। क्योंकि जब जवान कम पड़ गए थे साथियों, ये आप जानते हैं कि ऐसे नहीं है कि किसी को भी हमने पकड़ा के फौज में भर्ती कर दिया कि चलिए भाई आप सेना में लड़िए, और वो किसी भी मंद बुद्धि का हो, कैसी भी उसकी बुद्धि हो, बुद्धि लब्धि हाई है लो है, कैसी भी हो, ऐसा नहीं है साथियों। आप जानते हैं हर चीज के लिए एक योग्यता निर्धारित होती है साथियों। तो यहां भी योग्यता निर्धारित करने के लिए उन सैनिकों का मालूम करने के लिए कि कौन से व्यक्ति हमारी सेना के लायक हैं, बुद्धि प्रशिक्षण सामूहिक परीक्षण किया गया था साथियों। यानी कि संक्षेप में आप इसको यहां पर ऐसे जान लें कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें जवानों की कमी हो गई थी, और जब जवानों की भर्ती करनी थी साथियों तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण करना पड़ा था, क्योंकि उससे एक एक आदमी का परीक्षण नहीं हो सकता था, क्योंकि बात फौज की थी और प्रथम विश्व युद्ध की थी। तो इसलिए सामूहिक परीक्षण किया गया, और जिसके जनक थे टर्मन ओटिस। आशा करता हूं कि यहां पर आप समझ गए होंगे। एक बार फिर इसको मैं दोहरा देता हूं, सारांश इसका क्या है। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, समझिए आप मेरी बात को, इसको थोड़ा समझेंगे यहां पर। जब प्रथम विश्व युद्ध साथियों चल रहा था, नए नए सैनिकों को भर्ती करना था। हर व्यक्ति को सैनिक नहीं बनाया जा सकता, यह जांचना अनिवार्य हो गया था कि कौन सा व्यक्ति सैनिक के लायक है या नहीं है साथियों। ठीक है, कौन सा व्यक्ति। आशा करता हूं साथियों समझ गए होंगे। एक बार फिर जान लें कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, नए नए सैनिकों को भर्ती करना था, हर व्यक्ति को सैनिक नहीं बनाया जा सकता था, यह जांचना अनिवार्य हो गया था कि कौन सा व्यक्ति सैनिक के लायक है या नहीं। समझ गए साथियों। इसीलिए सामूहिक परीक्षण करना था साथियों। इसीलिए इसको किसने, इसके जनक कौन है? टर्मन ओटिस। और व्यक्तिगत परीक्षण के जनक थे एल्फ्रेड बिने। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको और साथियों यहां पर बता दूं, जो व्यक्तिगत प्रशिक्षण था, जो व्यक्तिगत परीक्षण था का जनक, साथियों यहां पर आप ये चीज नोट कर लें कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत परीक्षण का जन्म फ्रांस में, व सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म अमेरिका में हुआ। बेलार्ड के अनुसार ये मान लीजिए आप कि व्यक्ति परीक्षण का जन्म फ्रांस में और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म अमेरिका में हुआ था। यानी कि ठीक है साथियों, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, ये आप जान लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब मैंने यहां पर व्यक्तिगत परीक्षण भी स्पष्ट कर दिया है और सामूहिक परीक्षण भी स्पष्ट कर दिया है साथियों। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत परीक्षण की। अब हम व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में अब आपको और थोड़ा सा जानकारी देते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण जो है वो दो रूप में होता है। ठीक साथियों, व्यक्तिगत जो परीक्षण है वह दो रूप में होता है। अब उनको मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से रूप में होता है। नंबर एक दो रूप में होता है। पहले नंबर पे आप ले लेंगे उसको शाब्दिक रूप में, या शाब्दिक भी कह सकते हैं आप, मौखिक भी कह सकते हैं। शाब्दिक या मौखिक रूप में साथियों, ठीक है ना। मतलब इसमें यह शाब्दिक भी आ सकता है और मौखिक रूप से भी हो, दोनों एक ही बात है, ये आप जान लें।
ये चीज है साथियों। अब बात कर रहे हैं हम पहले की, मतलब ये पहला हो गया हमारा बुद्धि व्यक्तिगत परीक्षण को हमने बताया दो रूप में, तो दो रूप में से पहला रूप हमारा हो जाएगा शाब्दिक या मौखिक रूप में। इसमें क्या हो जाएगा साथियों, इसमें क्या क्या करते हैं हम शाब्दिक वाले में, मौखिक रूप वाले में, जिस बच्चे का परीक्षण करना है, जिस बच्चे का साथियों परीक्षण करना है उससे आप मौखिक रूप में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसे यह बात से स्पष्ट हो गया होगा, शाब्दिक या मौखिक रूप से इसके प्रकार में क्या आ जाएगा इसमें, यानी कि जब आप किसी बच्चे का परीक्षण करना चाहते हैं या कर रहे हैं उससे आप मौखिक रूप में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यही आपका शाब्दिक मौखिक रूप इसका पहला प्रकार हो गया है। दूसरा हमारा हो जाएगा साथियों अशाब्दिक। ठीक, अशाब्दिक को हम क्रियात्मक भी कह सकते हैं, क्रियात्मक रूप। ठीक साथियों, दूसरा हमारा हो जाएगा अशाब्दिक क्रियात्मक रूप। ठीक है, इसमें क्या है, किसी कार्य को कराकर उसकी बुद्धि को जान सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अशाब्दिक क्रियात्मक रूप, यानी कि किसी कार्य को कराकर उसकी बुद्धि को जान सकते हैं, उसकी बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। कोई कार्य करने, बच्चे को आप कोई कार्य करने के लिए दे देते हैं और उसको जब बच्चा कार्य करता है तो हम जब वो बच्चा कार्य करके उसको पूर्ण करता है तो हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है और ये इसकी योग्यता क्या है। तो ये हमारा अशाब्दिक या क्रियात्मक रूप से में आ जाता है, यानी कि क्रियात्मक रूप में हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि किसी कार्य को कराकर उसकी बुद्धि को जानना, यही हमारा अशाब्दिक क्रियात्मक रूप है। यहां मैंने दोनों व्यक्तिगत प्रशिक्षण के दोनों भाग क्लियर कर दिए हैं और मैं यहां आपको बता दूं, अगली बात करते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण की। ये भी आपको, जब दोनों चीज आपने यहां पर जान ली है, इसको भी आप जान ले, आर्मी अल्फा परीक्षण साथियों। ठीक साथियों, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण की बात कर रहे हैं साथियों। ये जो आर्मी अल्फा परीक्षण है साथियों, यो अंग्रेजी भाषियों, यानी कि जो अर्थात जो पढ़े लिखे होते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है। जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ये अंग्रेजी भाषियों अर्थात पढ़े लिखों के लिए होता है। इसको आप आशा करता हूं जान गए होंगे। अब बात कर रहे थे आर्मी अल्फा परीक्षण की, अब यही बात एक और करेंगे आर्मी बीटा परीक्षण की। ठीक साथियों, आर्मी बीटा परीक्षण की यह अनपढ़ लोगों के लिए होता है। अनपढ़ लोगों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण होता है साथियों। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए और आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए। ठीक, अब इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं साथियों, आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक, आर्मी अल्फा परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए और आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए। क्यों? अरे जो पढ़ा लिखा होगा साथियों तहजीब से बात करेगा, आपसे बात करेगा, और जो अनपढ़ होगा अरे बेटा, है ना, आवाज किसी को आवाज मारा, अरे बेटा इधर आ, है, उसे यही नहीं पता कि वो मेरा रिश्ते में क्या लगता है क्या नहीं। वो अपने शब्दों का ऐसे प्रयोग करता है, उसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा आपको। यानी कि मैं आपके कंठस्थ के लिए बता रहा हूं, आर्मी बीटा बेटा आ रहा है यानी कि उसकी भाषा गलत है, बोलने का तरीका गलत है। बीटा बेटा मान लीजिए, यानी कोई कह रहा है अरे आर्मी बेटा इधर आओ, ठीक है, या किसी को बेटा कह के पुकार रहा है जिनको रिश्ते में कुछ और लगता है, तो यानी कि उसकी भाषा अनपढ़ वाली है ही साथियों। समझ गए? ये आप जान लें यहां पर क्या कि आर्मी बेटा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए कि बेटा बेटा, अब यदि है कोई बड़ा है भाई है,
ठीक है, उसको भी बेटा कह के बुला रहा है, ये अनपढ़ लोगों के लक्षण होते हैं। तो यहां पर आप जान लेंगे कि आर्मी बीटा परीक्षण की बात जब आएगी, जब बीटा की बात आ रही है तो अनपढ़ लोगों से आप इसको संबद्ध कर लेंगे साथियों। ये मतलब मैंने आपको एक जोड़ के बताया है, ठीक है, आपके माइंड में सेट करने के लिए। बाकी आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे साथियों, आशा करता हूं, लेकिन मैंने इसको जोड़ दिया है, आप इसको कंटेस्ट कर पाएंगे। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आशा करता हूं में आगे ही होंगे। अब बात कर रहे हैं हम साथियों, आशा करता हूं जान गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि शाब्दिक मौखिक रूप से व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत है, ठीक है साथियों। यानी कि आप यहां बच्चे से मौखिक रूप से कुछ भी संवाद स्थापित कर सकते हैं, जान पाएंगे, कुछ भी मौखिक रूप से पूछ सकते हैं। अशाब्दिक में क्रियात्मक रूप से आप बच्चे से कुछ क्रिया कराकर उसकी बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं साथियों। आर्मी अल्फा परीक्षण, आरपी अल्फा परीक्षण जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है, और आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिए अब बात करते हैं साथियों महत्वपूर्ण, मैं बुद्धि परीक्षण को मैं आज स्पष्ट कर दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, लेकिन जितना मैं आपको करा रहा हूं उसको आप कंटेस्ट करते रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना 100% आपको दे रहे हैं साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपना 100% हमको दे साथियों, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है, हम आपकी सफलता देखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी उम्मीद आपको हमसे है उससे ज्यादा उम्मीद है हमारी आपसे है साथियों। आपने हम पर विश्वास किया है, हम भी आप पर विश्वास कर रहे हैं, हम अपना आपको 100% दे रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है आप साथियों से कि हम आपको जितना तैयार करा रहे हैं साथियों, आप उसको तैयार करते रहिए। और अभी लॉकडाउन में कुछ ढील हो जाए उसके बाद लाइव क्लास देंगे साथियों, उसकी आप चिंता मत करिए। सब ये मानेंगे 15 दिन के अंदर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा साथियों, चिंता मत करिए। जो हमारे अध्यापक नहीं आ पा रहे हैं वो भी आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण क्या है साथियों, इसको जान लेते हैं, ठीक है। यह ऐसे लोगों पर किया जाता है, यानी कि जो क्रियात्मक प्रशिक्षण है साथियों, यह ऐसे लोगों पर भी किया जा सकता है जो लोग अनपढ़ हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, या फिर भाषा को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों पर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है साथियों, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, अब बात क्रियात्मक जब प्रशिक्षण की चल रही है तो साथियों इसको भी अच्छी प्रकार आप जान गए होंगे, ठीक है। क्या जान पाए हैं आप इसमें, यानी कि जो हमारा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है साथियों, यह ऐसे लोगों पर किया जा सकता है जो लोग अनपढ़ हों, अंधे हों, बहरे हों, गूंगे होते हैं, या फिर भाषा को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों पर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। और मैं यहां पर आपको बात बता दूं साथियों, इसके 4 प्रकार होते हैं। इसके क्रियात्मक परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, ठीक है, ठीक, 4 प्रकार क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के क्या प्रकार होते हैं साथियों? 4 प्रकार। पहला प्रकार हमारा हो जाएगा इसमें चित्र पूर्ति परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के 4 प्रकार होते हैं। इसमें हमारा पहला परीक्षण हो जाएगा चित्र बुद्धि परीक्षण साथियों, ठीक है ना। अब हम बताते हैं आपको चित्र पूर्ति परीक्षण क्या है साथियों। बालकों को कुछ अधूरे चित्र देकर पूरा करा सकते हैं। इसके अंतर्गत चित्र पूर्ति परीक्षण, जैसे कि आप नाम से ही साथियों जान पा रहे हैं, क्या जान पा रहे हैं कि चित्र पूर्ति परीक्षण, ठीक, चित्र पूर्ति परीक्षण, इसमें आप बच्चों को, बालकों को कुछ भी अधूरे चित्र देकर पूरा करा सकते हैं। यहां मैं आपको बात बता दूं साथियों, आपके बच्चे या भाई के बच्चे
या पड़ोस के बच्चे मेले में जाते हैं और वो वहां से कुछ ऐसे खेल खिलौने ले आते हैं जिनको उनको जोड़ कर कुछ बनाना होता है। आपने देखा होगा मेले में ऐसे बहुत सी प्लेटें आती हैं, वो जब उसमें कहा कि भाई वो सब टूटा फूटा होता है, उसमें आप हाथी बनाइए, घोड़ा बनाइए, तो बच्चे क्या करते हैं उसको एक दूसरे से सटीक करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें उसको आकार दे देते हैं साथियों। यानी कि बच्चों को अधूरे चित्र देकर पूरा करा सकते हैं। बच्चों को कुछ भी आप अधूरे चित्र दे देंगे, जब बच्चा उनको पूरा करेगा, ठीक है ना, तो ये चित्र पूर्ति परीक्षण के अंतर्गत आता है। यानी कि आप इससे उनकी बुद्धि लब्धि का परीक्षण कर सकते हैं साथियों। अब हम दूसरा बात करेंगे यहां पर भूल भुलैया परीक्षण। यानी कि हमने 4 प्रकार बताए हैं। पहला परीक्षण हमारा हो गया चित्र पूर्ति परीक्षण। आप कंफर्म है इसके लिए कि क्या कि इसमें हम बच्चों को अधूरे चित्र दे देते हैं और उनको पूरा कराते हैं, पूरा कर सकते हैं या कराते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे इसमें भूल भुलैया परीक्षण साथियों। ये बिल्कुल मैं जो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है साथियों, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं और इससे बाहर कुछ नहीं है। पूरी बुद्धि परीक्षण का सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये बिल्कुल समाहित कर दिया है मैंने इसमें, और आप चिंता ना करें, लेकिन जितना मैं करा रहा हूं इसको आप कंठस्थ जरूर करने साथियों। ठीक साथियों। अब दूसरा है हमारा इसमें भूल भुलैया परीक्षण साथियों। अब मैं इसमें बात बता दूं, ये भी आप नाम से जान रहे होंगे, ये भी आप नाम से जान रहे होंगे साथियों कि भूल भुलैया परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण के अंतर्गत क्या है। इसमें आपने देखा होगा कि किताबों में जो साथी आपके हमारे अध्यापक हैं या एनसीईआरटी की बुक्स आपने देखी हैं, उनमें पहली क्लासों में फर्स्ट सेकंड में बहुत सी किताबें दी हुई हैं, उनमें किताबों के अंदर चित्र दिए हुए होते हैं कि वो ऐसे 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 मान लीजिए ऐसे होता है। उसमें बताऊं आपको, ये है, मान लीजिए एक रास्ता ये दे रहा, आप यहां से बंद कर दिया है, फिर इधर से चल दिया, यहां से बंद है, फिर ये इधर से चल गया है, ये बंद है, ये इसमें से चल के यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ये यहां से। कुल मिला के ये है कि जब किसी को बच्चे को हम चित्र के अंतर्गत या किताबों में जब व्यक्ति को कोई रास्ता कुछ नक्शा बना के देते हैं, उसमें कहीं से रास्ता बंद होता है, कहीं से खुला होता है साथियों। यानी कि जब बच्चा उसमें रास्ते को ढूंढता है, ठीक, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, तो वह भूल भुलैया परीक्षण के अंतर्गत आता है। यानी कि जो किताबों में आपके चित्र दिए हुए हैं उनमें जब व्यक्ति किसी रास्ते को ढूंढता है तो वही भूल भुलैया परीक्षण के अंतर्गत आता है। आशा करता हूं साथियों समझ गए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत अभी मैंने 4 प्रकार मैंने इसके बताए थे, आपको 4 प्रकार बताए थे साथियों, ठीक है ना। 4 प्रकार हमने आपको यहां पर बताए थे, 2 इसमें से हो गए हैं, अब बात कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं, यह बुद्धि परीक्षण का पार्ट फर्स्ट रहेगा आपका, यह बुद्धि परीक्षण का पार्ट फर्स्ट रहेगा, क्योंकि जो आपको बुद्धि परीक्षण है साथियों लंबा टॉपिक है थोड़ा। यदि इसी पार्ट फर्स्ट में करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम इसको 2 भाग में आपको देंगे। आज पार्ट फर्स्ट आपका चल रहा है, ठीक। अब बात करते हैं साथियों, जो 4 प्रकार थे 2 मैंने आपको बता दिए, अब बात कर रहे हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा हमारा जो प्रकार है साथियों आकृति फलक परीक्षण। साथियों आकृति फलक परीक्षण, ठीक साथियों, ये हमारा तीसरा प्रकार है इसका, ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार क्या है हमारा आकृति फलक परीक्षण साथियों। अब मैं बात बता दूं इसके बारे में, आप जान लीजिए साथियों। इसके अंदर क्या, ये भी आप उससे नाम से ही जान पाएंगे साथियों, ठीक है ना। क्या कि आकृति फलक परीक्षण, इसमें क्या होता है साथियों,
कि खिलौनों को जोड़ना या पूरा करना। आपने देखा होगा, वही मैंने पहले ही बताया था कि बच्चे मेले में से अनेक सामान लेते हैं और उनको घर पर लाते हैं, जिन्हें वह तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं साथियों। ऐसे बहुत से बच्चे खिलौने मेले से लाते हैं साथियों, बहुत तुमने देखे होंगे। यही हमारा आकृति फलक परीक्षण के अंतर्गत आता है, यानी कि आकृतिक फलक परीक्षण में आपका क्या हो जाएगा, आकृतिक फलक परीक्षण के अंतर्गत खिलौनों को जोड़ना या पूरा करना। समझ गए मैं? खिलौनों को जोड़ना या पूरा करना। आपने देखा होगा ये सब बच्चे प्रक्रियाएं करते हैं, यही आपका आकृतिक फलक परीक्षण के अंतर्गत आता है साथियों। अब हम चौथे प्रकार की बात कर, क्रियात्मक परीक्षण के चौथे प्रकार की बात करते हैं, वो है हमारा चित्रांकन परीक्षण। ये है हमारा चौथा। इसमें क्या होता है साथियों, इसके अब चौथे चित्रांकन परीक्षण की बात कर रहे हैं साथियों, यहां पर ये आप जान लें, ये भी आपका स्पष्ट हो गया है, ये भी चौथा प्रकार चल रहा है आपका लास्ट इसमें। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, अब यहां इसको जान लें। इसके अंतर्गत बच्चों से, इसके अंतर्गत आप बच्चों से जांच कर सकते हैं वह किस प्रकार का चित्र बनाता है, उसके आधार पर प्रश्न किया जाता है। यानी कि आप इसको सारांश में जान लीजिए कि यहां पर आप बच्चों को कुछ चित्र बनाने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को जब आप चित्र बनाने के लिए देंगे तो वो बच्चा उस चित्र को कैसा बना रहा है, यहां आप जानेंगे साथियों। यानी कि कक्षा में अनेक बच्चे बैठे हैं साथियों, जब कक्षा में अनेक बच्चे बैठे हैं तो सभी के कार्य करने में विविधता होगी साथियों। सभी का चित्र अलग प्रकार से होगा, किसी का अच्छा होगा, किसी का थोड़ा और कम अच्छा होगा, किसी का उससे भी अच्छा होगा। यानी कि कुल मिला के सारांश में आप इसको ऐसे समझिए साथियों, यानी कि जब कक्षा में आप इस चित्रांकन परीक्षा में आप कक्षा में बच्चों को चित्र बनाने के लिए देकर उसके आधार पर बच्चों का परीक्षण कर सकते हैं साथियों। आशा करता हूं स्पष्ट हो गया होगा। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के चारों प्रकार मैंने स्पष्ट कर दिए हैं और आप लोगों से भी आशा करता हूं कि ये भी स्पष्ट हो गया होगा साथियों। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया। ठीक है साथियों, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया, तो वो साथियों अभी मैं बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में। ठीक है साथियों, जल ले लेते हैं थोड़ा। अब मैं आपको बात कर रहा था साथियों कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया। ठीक साथियों, ये जो मैं बता रहा हूं वैसे तो मैं आपको मौखिक बताना चल रहा हूं साथियों, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज होगी वो मैं आपके लिए नोट भी कर रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लॉकडाउन के चलते ना सही मिल रही है ना मार्कर मिल रहा है और परमानेंट मार्कर से काम कर रहे हैं साथियों, इसलिए मेरी ध्वनि को आप फोकस करते हुए सुनते रहे साथियों। कि बुद्धि शब्द था हमारा, बात जब बुद्धि परीक्षण की हो रही है तो ये भी जान लें कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्योंकि वही बात है कि जब हमें बेस ही नहीं पता, बुद्धि परीक्षण की सारी बात कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो ये भी जानना है ना
और मेरा आपको बताना अनिवार्य हो जाता है साथियों। तो यहां पर हम आपको बता दें कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो किया था फ्रांसिस गार्टनर ने। फ्रांसिस गार्टनर ने। ठीक है साथियों, किसने? फ्रांसिस गार्टनर ने। और कौन से सन में क्या था? 1885 ईस्वी में। कितने में? 1885 में। ये भी आप जान लें, ये भी महत्वपूर्ण है साथियों, सन भी जान लेना। ये भी पूछ लेता है कि कौन से सन में किया था। ठीक है, ये आप जान गए होंगे। अभी मैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको, बुद्धि परीक्षण तो हमारा चल ही रहा है टॉपिक, ये हमारा पार्ट फर्स्ट चल रहा है, 2 पार्ट में पूरा होगा। तो मैं आशा करता हूं और आपको इस बुद्धि परीक्षण से जो संबंधित है हर चीज आपको मैं बताता चलूं थोड़ा सा, और आप उसको जानते चलें साथियों अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है ना? ये हमारा फ्रांसिस गार्टनर ने बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था कितने में? 1885 ईस्वी में। अब बात करते हैं साथियों हम मानसिक परीक्षण किसने किया था। मानसिक परीक्षण किसने किया था? ठीक है साथियों, इसको भी आप जान लें। साथियों मानसिक परीक्षण किसने किया था? तो ये किया था कैटल ने। किसने? कैटल ने। ठीक है, ये जो मैं आपको नोट करा रहा हूं उसको आप नोट करते रहिए, या वीडियो को पीछे ले जाइए और अपना नोट सुनाते रहिए साथियों। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, जैसे जैसे एग्जाम का समय नजदीक आता जा रहा है, आपके ऊपर भी भार पड़ता जाएगा और हमारे ऊपर भी भार पड़ता जाएगा। आगे आगे आपका सिलेबस ज्यादा होता जाएगा, आपको सिलेबस ज्यादा मिलेगा, और कोशिश करेंगे ट्रिक के द्वारा ही सब आपका सिलेबस पूरा कराएंगे साथियों। और मुझे आप बता दें कि जहां आपको समस्याएं जिस सिलेबस में आ रही हैं उसकी आप टेंशन मत करिए, उसको हम ट्रिक से आपको सोल्व करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है वहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अब हम बात करते हैं कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया। ठीक है, अब ये जानते हैं प्रथम बुद्धि परीक्षण। ठीक है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया साथियों, मेरा उद्देश्य इस पर्सन को लाने का यही है कि आप कितना पकड़ रहे हैं। मैं इतना 5 सेकंड आपको देता हूं, आप बताइए और अपने जहन में उतारिए कि सर ने अभी हमको क्या बताया था, और मैं भी आपको बताने जा रहा हूं फिर 5 सेकंड के अंतर्गत कि इसका क्या है। आशा करता हूं यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी है, फोकस बनाए हुए हैं, तो आपको उत्तर मिल गया होगा, वरना चलिए मैं बताता हूं। तो जो प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था साथियों एल्फ्रेड बिने व साइमन, ये भी आ सकता है एल्फ्रेड बिने हो सकता है यार, एल्फ्रेड बिने व साइमन ने, ऐसे भी आ सकता है, इसको आप जान ले। ठीक है ना? और वो कौन कितने सन में किया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, कितने में? 1905 में किया था, 1905 में एल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, एल्फ्रेड बिने हुए, साइमन भी लिख सकते हैं आप इसको यहां पर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया साथियों। और यहां एक चीज और जान लें, क्या कि ये जो 1905 में किया गया था प्रथम बुद्धि परीक्षण, ये फ्रांस में 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था। कितने वर्ष के? 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए।
ये नोट कर लिया आप। 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक। ये जो था कितना 1905 में एल्फ्रेड बिने ने किया था, और कितने वर्ष के बच्चों के लिए है ये? 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बात की ओर। मैं यहां पर सभी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताता जा रहा हूं साथियों, जो मेरे नोट्स के अनुसार हैं, क्योंकि मैं सीटेट के जो नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, इससे बाहर मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है कि कुछ नहीं जाएगा। बस जैसा आपने हमें पर विश्वास किया है, उस विश्वास पे हम खड़ा उतरेंगे, चिंता मत करिए आप। अब बात कर रहे हैं हम, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था साथियों? यह भी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? ठीक है। अब यहां पर ये चीज हम आपको बताते हैं कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था। तो ये हुआ था साथियों 1922 में। कब? 1922 में। कितने में? 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर, एफजी कॉलेज लाहौर में, ठीक है। एफजी कॉलेज लाहौर में, ठीक है। और यहां पर मैं बात बता दूं आपको, सीएच राइस ने यह आप, या इसको आप ऐसे जान लीजिए साथियों कि जो प्रथम बुद्धि, भारत में प्रथम जो बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, ये 1922 में हुआ था। क्या कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1922 में। और किसने किया था? ये सीएच राइस ने। इसको आप ऐसे जान लीजिए कि जो हमारा भारत में प्रथम बुद्धि, देख रहे हैं स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 1922 में। और किसने किया था? सीएच राइस ने। और मैं आपको यहां बात बता दूं, ये जो सीएच राइस थे, ये मैंने नोट किया, एफजी कॉलेज लाहौर में, ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। ये भी आप जान लें कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? सीएच राइस ने। और सीएच राइस कौन थे? एफजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल भी थे साथियों। आशा करता हूं स्पष्ट और आपको कंठस्थ हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अब आप ये जान लीजिए कि बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा था। ये भी आप जान लीजिए कि बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा था। ये आप या तो नोट करते चलें या फिर कंठस्थ कर लें। बुद्धि परीक्षण शब्द बीने ने कब जोड़ा था। ठीक है साथियों। ठीक है, बुद्धि परीक्षण शब्द बीने ने, यानी कि बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु में आप लिख सकते हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया है, लिख दी, चलो पूरा लिख देते हैं। चलिए कभी गलत हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण शब्द
साथियों अब यहां बात कर रहे हैं हम बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा। तो आप यहां जान लीजिए कि बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द था जो ये बीने ने जो जोड़ा था 1908 में जोड़ा था। साथियों आप इसको यहां नोट कर लें, इसका सन है 1908। ठीक है, 1908 में ये बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने जोड़ा था। साथियों आशा करता हूं ये स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें ही। अब थॉर्नडाइक की बात करते हैं थोड़ी सी। यहां भी मैं आपको बता दूं कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। साथियों थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं साथियों, इनको भी आप जान लें। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है साथियों, ये भी आप जान लें कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार। साथियों कितने, 3। कितने प्रकार बताए साथियों, 3 प्रकार बताए। ये आप जान पा रहे हो 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार हैं साथियों, अब आप उसको जान लीजिए। नंबर 1 पे आप जान लीजिए मूर्त बुद्धि। ठीक है साथियों, नंबर जो 3 प्रकार हैं उसमें है पहला मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि। दूसरा है उसमें अमूर्त बुद्धि और तीसरा उसका है हमारा सामाजिक बुद्धि। ठीक है साथियों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे और तीनों प्रकार हमने आपको नोट करा दिए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और साथियों सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अब हम एक एक जो 3 प्रकार थे सभी प्रकार पे प्रकाश डालते हैं। साथियों अब हम बात कर, पहले जो थॉर्नडाइक के जो 3 प्रकार थे उनमें जो हमारा पहला प्रकार है मूर्त बुद्धि, हम सबसे पहले मूर्त बुद्धि पर प्रकाश डालते हैं। इसको आप जान लीजिए, उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब हम पहले जो उसके प्रकार थे, पहला जो प्रकार है मूर्त बुद्धि, इसको आप यहां पर यांत्रिक बुद्धि भी बोल सकते हैं साथियों, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। यहां मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है साथियों कि मूर्त बुद्धि को आप यांत्रिक बुद्धि भी आ सकता है। मूर्त बुद्धि नहीं यांत्रिक बुद्धि आ गया तो आज जान जाएंगे कि यही वही थॉर्नडाइक का प्रकार है। ठीक है, मूर्त बुद्धि अथवा यांत्रिक बुद्धि। चलो नोट कर देता हूं फिर भी, चलिए। ठीक है साथियों, मूर्त बुद्धि अथवा यांत्रिक बुद्धि एक ही बात है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालता हूं, उसको आप जान लीजिए साथियों। जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि होती है, क्या होती है, इसमें क्या होता है, वह नई चीजों से, यानी कि मूर्त बुद्धि में क्या है, जब कोई नई चीजों से नई वस्तु बना देगा, जब कोई व्यक्ति नई चीज से, नई वस्तु से, यानी कि नई चीजों से नई वस्तु बना देगा, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके हो जाएंगे कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि। इसका मतलब शॉर्ट में सारांश में आप ये जान लीजिए क्या, कि नई चीजों से नई वस्तु बनाना। ठीक, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत क्या आ जाएगा, नई चीजों से नई वस्तु बनाना। और इसके अंतर्गत आ जाते हैं साथियों
कारीगर, कारीगर, मिस्त्री और इंजीनियर। ठीक है, ये नई बुद्धि के अंतर्गत, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। आशा करता हूं कि आप इसको जान गए होंगे। एक बार और मैं दोहरा देता हूं साथियों। अब आप जान लीजिए कि मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत क्या हो जाएगा, इसमें जब कोई नई वस्तु, नई चीजों से नई वस्तु बना देता है तो वही इसके अंतर्गत आता है। जैसे इसमें आपके एग्जाम्पल में बताया आपको हमने, कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे आपको बताने जा रहा हूं, इसका एक उदाहरण बता दूं। जैसे इंजीनियर को कोई चीज दो बनाने के लिए, यदि उसके पास वस्तुएं हैं तो वह उससे नई चीज बना देगा साथियों। अब हम दूसरे बात की बात करते हैं, थॉर्नडाइक की अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के बारे में मैं प्रकाश डालता हूं अब आपको। अब बात कर रहे हैं हम अमूर्त बुद्धि की। मूर्त बुद्धि हमारी स्पष्ट हो गई है साथियों। अब हम बात कर रहे हैं अमूर्त बुद्धि की। ठीक है साथियों, अब हम बात कर रहे हैं अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अमूर्त बुद्धि पर प्रकाश डालते हैं। इससे मैं पहले थोड़ा जल ले लूं साथियों। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है? यह थॉर्नडाइक का दूसरा प्रकार है ना, जो 3 प्रकार बताए थे, यह दूसरा है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान है ना साथियों, जो पुस्तकीय ज्ञान वाली वस्तु आती है, इसके अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान वाली वस्तु आती है, इनके पास सोचने समझने की क्षमता होती है। यानी कि इस श्रेणी में वो लोग आ जाते हैं जो पुस्तकीय ज्ञान रखते हैं। ठीक है ना, यानी इनके पास, इसके अंतर्गत जो आदमी आते हैं, इनके पास सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है। इसके अंतर्गत टीचर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आ जाएंगे। कौन कौन, क्या क्या होता है इसके अंतर्गत साथियों? इनके पास सोचने समझने की शक्ति, क्षमता अधिक होती है अमूर्त बुद्धि वालों के। इनके पास सोचने समझने की अधिक क्षमता होती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे साथियों? क्या बताएं हमने आपको? टीचर, डॉक्टर, वैज्ञानिक। ठीक है, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ये अमूर्त बुद्धि के लक्षण हमने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के आखिरी प्रकार की, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि चलिए यही नोट कर देते हैं नीचे साथियों। तीसरा प्रकार है इनका ये। सामाजिक बुद्धि की बात कर रहे हैं साथियों, थॉर्नडाइक के तीसरे प्रकार की, कि सामाजिक बुद्धि क्या है साथियों? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत वो लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं साथियों? जो आवश्यकता के अनुसार आप अपने आप को बदल लें, जो आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदल लें, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अभिनेता और राजनेता, अभिनेता और राजनेता आदि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं साथियों। ठीक है, आशा करता हूं थॉर्नडाइक के तीनों प्रकार हमने आपको स्पष्ट कर दिए हैं, और उम्मीद है मुझे कि वो आपको स्पष्ट और कंठस्थ भी हो गए होंगे। अब और महत्वपूर्ण बात करता हूं मैं साथियों, कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया?
क्या बात कर रहे हैं साथियों, हम बता रहे हैं आपको बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया साथियों, बताइए आप, किसने दिया? ये दिया था आपका साथियों बिनेवे साइमन ने। किसने? बिनेवे साइमन ने। ठीक है, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? बिनेवे साइमन ने। ठीक है, ये आप जान लें साथियों। और यहां पर मैं आपको बात बता दूं, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ठीक, द्विव बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि हम बात कर रहे हैं आपको द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत की, क्योंकि हमने बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत आपको किसने दिया ये बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत की। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था साथियों स्पीयरमैन ने। ठीक है, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। जी फैक्टर और एस फैक्टर, ये मान लीजिए आप, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर के अंतर्गत सामान्य कारक जन्मजात होते हैं। सामान्य कारक जन्मजात होता है। ठीक है, सामान्य कारक जी फैक्टर के अंतर्गत क्या हो जाएगा? दो द्विकारक है ना, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा सामान्य कारक जन्मजात होता है, और एस फैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा विभिन्न कारक अनिर्मित होता है। विभिन्न कारक अर्मित होता है साथियों। ठीक है, जी फैक्टर के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जी फैक्टर के अंतर्गत सामान्य कारक जन्मजात होता है, और एस फैक्टर के अंतर्गत साथियों विभिन्न कारक अर्मित होता है साथियों। आशा करता हूं कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत ये आप समझ गए होंगे, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत ये भी आप समझ गए होंगे। ये स्पीयरमैन ने दिया था और ये बिनेवे साइमन ने दिया था। आप चिंता ना करिए, जितने भी ये कारक हैं आपके, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, ये सब मैं बता दूंगा अगली, क्योंकि हमारा पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 2 में ये सब मैं आपको याद करा दूंगा ट्रिक से, कि जैसे कैलिथे समूह में थार्नडाइक को बहुत भाई, एक बार बिने रुके, 2-3 खाए, ये सब ट्रिक के द्वारा मैं बता दूंगा कि कौन सा ये बुद्धि कारक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जब हम आप इसको आगे अगले पार्ट में ट्रिक देंगे तो आप इसको जान जाएंगे। ठीक है ना, इसकी ट्रिक है अगली वो जानने के लिए कि कैलिथे समूह में थार्नडाइक को बहुत भाई, बिने ने एक बार बिना रुके कहीं खाए, तो उससे ये आप इसके सभी कारक सिद्धांत स्पष्ट हो जाएंगे। मैं आप अगले पार्ट में उसको बताऊंगा, आप चिंता ना करिए। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण चीज है उसको आप जानते रहिए, वो जिम्मेदारी तो हमारी है साथियों स्पष्ट करने की। आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों द्विबुद्धि की बात हो गई है। अब हम त्रिबुद्धि, त्रितत्व बुद्धि की बात करते हैं। त्रितत्व बुद्धि,
ठीक है, तृतीय बुद्धि के बारे में जान कर लेते हैं आपको, जीएस फैक्टर। जीएस फैक्टर, ठीक है साथियों। यहां आप जान ले कि ये भी इसका भी सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। इसका भी सिद्धांत किसने दिया था साथियों? स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने। अब बात कर रहे हैं तृतीय बुद्धि की। जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं तृतीय बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि वो तीन तत्व क्या क्या है, वो हम आपको उसके बारे में अब जानकारी देते हैं कि वो तृतीय बुद्धि के सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ठीक है, नंबर 1, जो त्रिआयामी सिद्धांत है, ये जो तृतीय बुद्धि है, जीएस फैक्टर, ये तो स्पीयरमैन ने दिया, यहां आप इसको जान ले। और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, इसको नोट कर ले आप यहां पर, कभी फिर मिस्टेक हो जाए। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था साथियों? गिलफोर्ड ने। किसने दिया था साथियों? गिलफोर्ड ने। तृतीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। यह जानना महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको आप जान ले कि तृतीय बुद्धि सिद्धांत स्पीयरमैन और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड, दोनों चीजें मैंने एक साथ ही इसलिए लिख दी हैं ताकि आपको आगे चले कोई दिक्कत ना हो, यहीं पर आप इसको स्पष्ट कर लें साथियों। ये जो त्रिआयामी सिद्धांत थे, ये कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पे है संक्रिया। संक्रिया, इसको आप प्रक्रिया भी कह सकते हैं, संक्रिया प्रक्रिया है ना। संक्रिया प्रक्रिया, ठीक है, संक्रिया कह लीजिए या प्रक्रिया कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। पर आपका प्रकाश डालता हूं साथियों, ठीक है, थोड़ा जल ले लेते हैं। अब इस पे हम प्रकाश डाल रहे हैं साथियों। ये जो है, इसमें क्या है, संक्रिया प्रक्रिया में मन में जो विचार आता है किसी वस्तु को हल करने के लिए, किसी वस्तु को हल करने के लिए जो मन में विचार आता है वो ही आपका संक्रिया प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यानी कि आप इसको जान गए हैं सारांश में, किसी वस्तु को हल करने के लिए, किसी वस्तु को हल करने के लिए जो मन में विचार आता है, ठीक है साथियों, स्पष्ट। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड की, उत्पाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्पाद पहला हो गया त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत संक्रिया प्रक्रिया, अब दूसरा है हो जाएगा इसमें आपका उत्पाद। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा उत्पाद, ठीक है। अब उत्पाद के बारे में हम आपको बताते हैं। यदि संक्रिया, साथियों, यदि संक्रिया व विषय वस्तु के माध्यम से, साथियों मैं बता दूं आपको यहां से, आपको यदि संक्रिया व विषय वस्तु के माध्यम से समझ जाने, ठीक है, इसको आप
इस तरह उत्पाद को आप इस तरह जान लीजिए साथियों, यदि संक्रिया, आप समझिए सारांश में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि संक्रिया और विषय वस्तु के माध्यम से समझने के हल करने के लिए साधन जो है वही उत्पाद के अंतर्गत है। ठीक है, और इसका जो हमारा तीसरा प्रकार है विषय वस्तु या अंतर वस्तु भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें उत्पाद में आप समझ गए होंगे साथियों, उत्पाद में क्या है, संक्रिया विषय या विषय वस्तु में, इसके बारे में थोड़ा नोट भी कर दिया आपके लिए, संक्रिया विषय वस्तु के माध्यम से समझना है ना, वस्तु के माध्यम से समझना। ठीक है साथियों, समझने के हल को जो साधन के रूप में है, ठीक है ना, समझना जो साधन के रूप में है ना साथियों। संक्रिया विषय वस्तु के माध्यम से समझना जो साधन के रूप में उत्पाद के अंतर्गत आ जाएगा। और अब बात कर रहे हैं विषय वस्तु की साथियों, तो यहां विषय वस्तु में क्या है, विषय वस्तु में समस्या को हल करने के लिए साधन जो है, यानी कि आपके पास जो साधन है समस्या को हल करने के लिए, वही आपका विषय वस्तु और अंतर वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। ठीक है, समस्या को हल करने के लिए, ठीक है साथियों, समस्या को हल करने के लिए, ठीक है, समस्या को हल करने के लिए जो साधन है, ठीक, ये हमारा विषय वस्तु और अंतर वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार फिर दोहरा दूं आपके लिए मैं, समस्या को हल करने के लिए साधन जो है वो हमारा विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपके तीनों कारक पूरे कर दिए हैं हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, बुद्धि का बहुकारक, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। साथियों अब हम बुद्धि के बहुकारक की बात कर रहे हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, इसको आप जान ले। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करें, किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने। ठीक है साथियों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और यहां मैं बात बता दूं, ये जो सिद्धांत था ये बालू के ढीले के सिद्धांत पे, क्या ये जो थॉर्नडाइक ने बताया था, जैसे ये है, ये वो था और इसमें ये कण थे, ये मिट्टी के ये कण इस तरह के। ठीक है, ये इस प्रकार बुद्धि के बहुकारक थॉर्नडाइक सिद्धांत को आपने बालू के ढेर पे, ये जो किया गया था साथियों, ये बालू के ढीले के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत बालू के ढीले से सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था साथियों। और बहुकारक सिद्धांत बालू का सिद्धांत भी कहलाता है साथियों। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था साथियों। तो समूह कारक जो सिद्धांत था ये थर्स्टन ने दिया था, समूह कारक सिद्धांत। किसने दिया था, ठीक है साथियों, तो ये दिया था साथियों थर्स्टन ने। ठीक है,
ये थर्स्टन ने दिया था साथियों, ठीक है ना। और इसको आप जानने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं थोड़ा सा याद करने के लिए। समूह कारक की सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो समूह में वजन होता है ना, जो समूह का जो वजन होता है वो टन में होता है। मान लिया आप 10 आदमी हैं, समूह हो गया आपका, 10 आदमियों का समूह हो गया साथियों। जब आपका 10 आदमियों का समूह हो गया तो आपका वजन क्या में होगा? टन में। जब टन में है तो थर्स्टन, समझ गए हैं? यहां बात हो रही है समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, यानी कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। तो आप यहां इसको ऐसे जान लीजिए कि जो समूह का जो वजन होता है वो टन में होता है। जब बात समूह कारक की होगी तो आप जान जाइए, पहचान जाइए कि जब समूह कारक की बात हो रही है तो समूह का जो वजन होता है वो टन में होता है। आप जान रहे होंगे, सत्य बात कह रहा हूं, जो समूह का वजन होता है वो टन में होता है। तो इसलिए समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। यह हमारी ट्रिक से आप इस तरह याद कर लें, जो समूह का वजन होता है वो टन में होता है। और इसके जो ये किसने दिया था? ये थर्स्टन ने दिया था साथियों, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आपको बात बता दें, अगली तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। बात कर रहे हैं साथियों तरल ठोस का बुद्धि सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठीक है साथियों। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने। इसको आप जान ले साथियों, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने, ठीक है। अब एक चीज पहले आप ये जान लीजिए, तरल माने क्या होता है। तरल और ठोस को मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ठीक है साथियों। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत को मैं यहां पर पहले स्पष्ट कर दूं। तरल जन्मजात होता है, ये यहां हो जाएगा जन्मजात। तरल जन्मजात होता है और ठोस अर्मित होता है। ये तरल ठोस दोनों, तरल जन्मजात होता है और ठोस अर्मित होता है। अब इसको आप ट्रिक से जान लेंगे। देखिए तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, यानी कि इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी, हम बता दें इसको याद करने के लिए आपको। जो ठोस केतली है ना, ठोस केतली में गर्म चाय, इसको आप ऐसे याद करेंगे। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत और किसने दिया था? ये कैटल ने। यानी कि ठोस केतली में गर्म चाय, ट्रिक हो जाएगी इसके साथ। वो ठोस केतली में गर्म चाय, ठीक। ठीक है साथियों, ठोस केतली में गर्म चाय। अब जान ले कैसे। अब बात कर रहे हैं तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत की, ठीक है ना। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था कैटल ने। अब इसकी ट्रिक को आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप सिद्धांत बहुत सारे हैं साथियों, सिद्धांत बहुत सारे हैं, इनको याद करने में दिक्कत होती है। याद भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम का जब जो दिमाग के ऊपर इतना होता है तो एग्जाम के टाइम पर आप लोग इसको इधर का उधर, उधर का उधर कर लेते हैं कि यार इसका कौन सा, इसका कौन सा है। इसलिए मैं अपनी ओर से आपको ट्रिक देता रहता हूं ताकि आप उसको कंठस्थ कर लें और वो स्थायी आपके लिए स्थायी हो जाए
आप उसको भूल ना सके, इसलिए मैं आपको साथ साथ ट्रिक देता रहता हूं। और अभी तो इस चैप्टर में मैं अभी आपको एक 2 ट्रिक और दूंगा बढ़िया सा, जो पूरे चैप्टर को समेट दूंगा 2-4 ट्रिक के अंतर्गत। चिंता ना करिए यार, वो सब टेंशन हमारी है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था कैटल में, यानी कि ठोस केतली में गर्म चाय। याद रखना, ठोस केतली में गर्म चाय। ठोस बुद्धि से समझ जाएंगे आप, ठीक है, ठोस बुद्धि से समझ जाएंगे कि किसने दिया था? कैटल ने दिया था। ठीक, ये हमारी ट्रिक हो गई साथियों इसकी, ठीक है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत को याद करने की, ठोस केतली में गर्म चाय। ठीक, केतली से कैटल हो जाएगा यहां पर, ये आप जान लें। कैटल, केतली, ठोस का सिद्धांत है ये आपको। ठीक, ठोस से ठोस और केतली से कैटल, कंफर्म हो गया। चलिए, पार्ट 1 था हमारा साथियों। अब बात करेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 की, लेकिन उससे पहले